हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी, योर फिजिक्स लेक्चरर। हम डिस्कस कर रहे थे आरबीएससी का क्वेश्चन बैंक, आरबीएससी क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी इसका, सेक्शन बी। सेक्शन में ए में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे और फिल इन द ब्लैंक्स थे। सेक्शन बी आप देखो, सेक्शन बी इस तरह से आएगा। सेक्शन बी है जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें एक क्वेश्चन के दो पार्ट हैं और आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कंटेन करता है, मीन्स 2 मार्क्स आपको देगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए तक हमने पढ़ा, सब क्वेश्चंस 1-1 मार्क के थे। अब सेक्शन बी के इस तरह से 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज एडी करंट्स, राइट एनी 2 यूजेस। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, 1 नंबर का पहला पार्ट, 1 नंबर का दूसरा पार्ट। देखो तो एडी करंट्स क्या होते हैं। देखो एडी करंट्स, इट इज सर्कुलेटिंग करंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल बॉडीज और प्लेट्स और डिस्क प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो जब भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटेलिक प्लेट, मेटेलिक बॉडी रखोगे तो मेटेलिक बॉडी में सर्कुलेटिंग करंट्स फ्लो होती हैं, इंड्यूस होती हैं, दैट आर कॉल्ड एडी करंट्स। ठीक है, और एडी करंट्स के हमसे आपसे इसमें आपसे पूछे हैं यूजेस। तो एडी करंट्स के 2 यूजेस हैं। फर्स्ट तो आता है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के जो ब्रेक्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में एडी करंट्स का यूज होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ठीक है। इसके अलावा सेकंड यूज आप कहोगे तो सेकंड यूज आता है इसका इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस, तो इंडक्शन फर्नेस के बाद इंडक्शन कुकर भी हम ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेक से, इंडक्शन फर्नेस से, इंडक्शन कुकर है, कई तरह के यूजेस एडी करंट्स के होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 2, राइट गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी एनक्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इसको कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ अलग था, बट मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ का रिजल्ट ऑलवेज जीरो होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल्स टू जीरो। बी डॉट डी ए इक्वल्स टू जीरो, इट इज कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, राइट। नेक्स्ट देखो बी पार्ट इसका, वही 1 मार्क्स का ही है, 1 मार्क का ही है। राइट फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा होगा फैराडेज लॉ। सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, इन दैट सर्किट। किसी भी सर्किट में जो आपका सर्किट क्लोज है, क्लोज सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी कोई चेंज होगा उस क्लोज सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन देखो, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 20 हेनरी, द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर इन 1 सेकेंड टू जनरेट एंड इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ 100 वोल्ट, हाउ मच शुड इट बी रिड्यूस्ड, राइट। तो आप देखो एल की वैल्यू गिवन है, कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो है 20 हेनरी, राइट। इसके बाद आपको दे रखा है ईएमएफ कितना इंड्यूस करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करना है। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट मैं कह सकता हूं देखो I1 जो है दैट इज 10 एम्पियर। ठीक है, इस करंट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके कहां तक रिड्यूस करना है वो आपसे पूछा है, दैट मीन्स I2 आपसे पूछा है। ठीक है, I2 पूछा है और टाइम गिवन है आपको इन 1 सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में करंट को कितना रिड्यूस करें कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो? 100 वोल्ट। तो सेल्फ इंडक्टेंस में आपने फॉर्मूला पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला, दैट विल बी L di by dt, di by dt। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? 100 वोल्ट। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 100 वोल्ट। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 20 हेनरी है, राइट। di मीन्स I2 माइनस I1, करंट का डिफरेंस होगा I2 माइनस I1 और इसमें लगने वाला टाइम t। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 100 कैंसिल कर लें फर्स्ट तो 5 आ गया। तो ये अब यहाँ पर 5 हो गया इक्वल्स टू I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और I1 की वैल्यू कितनी है? 10, और टाइम यहाँ पे आपको रखना है 1 सेकेंड।
ठीक है। टाइम यहाँ पर आपको 1 सेकेंड पुट करना है। तो EI की वैल्यू di/dt, तो यहाँ पे माइनस साइन और आता है, तो माइनस साइन और हम यूज़ कर रहे हैं, तो माइनस आएगा। ठीक है, तो अब माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये तो 1 हो गया, तो वो माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 5 इक्वल्स टू -i2 देन +10। ठीक है, अब i2 को मैं इधर ले आता हूँ, i2 माइनस का इधर लिया है, 5 को उधर ले जाओ तो आएगा 10 - 5, तो दैट मीन्स i2 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 एम्पियर। तो करंट को कितना रिड्यूस करें, करंट को 10 से हम 5 एम्पियर तक रिड्यूस करेंगे, तो करंट में चेंज आ गया हमारे पास 5 का, और 20 हेनरी आपका है L, तो L di/dt हो गया 5 का, 5 एम्पियर पर सेकेंड की रेट की चेंज है। L को आप मल्टीप्लाई करोगे तो EMF आता है। इस फॉर्मूले से आपने फाइनल करंट, जितना करंट हम रिड्यूस करेंगे वो आपने निकाला, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 20 ohm resistance and a coil of 6.5 into 10⁻⁴ Weber is passing through a coil of resistance and 100 turns। ठीक है, टर्न्स 1000 है। इन 0.1 सेकेंड इफ द फ्लक्स इज रिड्यूस टू 15 into 10⁻⁵, फाइंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब EMF एंड द इंड्यूस करंट। तो अगेन यहाँ पर EMF की कैलकुलेशन के लिए बोला है, करंट के लिए भी कैलकुलेशन बोला है। तो फैराडे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग EMF, इंड्यूस EMF जो होता है, दैट विल बी -ΔΦ/ΔT, ये इंड्यूस्ड EMF होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आ गया -φ2 - φ1 अपॉन टाइम, जो टाइम यहाँ पर लगा, इससे हम इंड्यूस्ड EMF निकाल लेंगे। दैट मीन देखो, अब माइनस फ्लक्स आपने कितना कर दिया, फ्लक्स रिड्यूस हो गया, फ्लक्स हो गया 6.5 into 10⁻⁴, और फाइनल हो गया 15 into 10⁻⁵। φ1 कितना है, 6.5 into 10⁻⁴, अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम है आपका 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखो, आप यहाँ पर आपका जो फ्लक्स है ये दे दिया आपको 15 into 10⁻⁵, और ये दिया है 6.5 into 10⁻⁴। अब मैं अगर पॉइंट यहाँ पे लिखूँ, इसमें अगर मैं पॉइंट लिखना चाहता हूँ, तो बताओ माइनस आ गया। अगर मैं इसको 1.5 लिखूँ, 1.5, ठीक है, दैट मीन्स मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से डिवाइड करूँगा तो 15 का 1.5 होगा, तो 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। फिर -6.5 इंटू 10⁻⁴, अपॉन आपका टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, मैंने दोनों के जो पावर था, 10 टू पावर जो ऑर्डर था वो सेम कर दिया। अब मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। देखो, इंड्यूस EMF की वैल्यू निकालूँ पहले मैं, तो इंड्यूस EMF की वैल्यू के लिए माइनस था, फिर मैंने कॉमन ले लिया 10⁻⁴, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा 1.5 माइनस 6.5, तो 1.5 में से 6.5 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 5, अपॉन टाइम कितना है, 0.1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इंड्यूस EMF की। देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ गई, पॉइंट हटाएं तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ गई 50 इंटू 10⁻⁴। हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻3, दैट मीन्स इंड्यूस्ड EMF लिख सकते हो आप 5 मिलीवोल्ट। ये EMF इंड्यूस होगा इसमें 5 मिलीवोल्ट। ठीक है, देन आपसे पूछा है 5 मिलीवोल्ट इंड्यूस्ड EMF तो आ गया। अब आपसे पूछा है इसमें करंट भी निकालना है, तो करंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो करंट कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास इंड्यूस्ड EMF आ गया तो इंड्यूस्ड EMF मिलते ही करंट आप इजीली निकाल सकते हो। इंड्यूस करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू होगा इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, इसमें 20 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, तो 20 से हम डिवाइड करें, करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। I इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF कितना है, 5 मिलीवोल्ट, और 20 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो करंट इंड्यूस हम निकाल सकते हैं 5/20, 5 में डिवाइड करोगे आप 5/2 आ गया, तो 2.5 होता है, तो 0.25 आ जाएगा मिली एम्पियर। 0.25 मिली एम्पियर इज इंड्यूस्ड करंट, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, अगला, डिफाइन द हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दीज पॉइंट्स। तो फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नाम से पता लग रहा है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर, द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर
पावर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ऐसी फ्रीक्वेंसीज जिस पर पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाएगी, इट्स कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे जो करंट की वैल्यू होती है दैट विल बी I इक्वल्स टू आई मैक्स बाय √2। पावर तो क्या हो जाएगी हाफ, पावर क्या है P इक्वल्स टू पी मैक्स बाई 2। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे पावर क्या होगी, हाफ होगी, बट करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स। इट्स कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और ये करंट की वैल्यू है। नेक्स्ट देखो, इन LCR सर्किट R इक्वल्स टू 100 ओम, L दे दिया आपको 1 मिली हेनरी, C की वैल्यू है 1000 माइक्रो फैरेड। देन कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ये होती है ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू होती है 1/√LC। ये फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। सो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1/√LC। तो L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 1 मिली, मिली मतलब 10⁻³ और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू आ गई 1000 माइक्रोफैरेड। तो हम पहले यहाँ पे 1000 पुट करेंगे और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये -3 और ये 1000 कैंसिल हो गए और -6 का अंडर रूट निकाल सकते हैं तो -3 आ जाएगा। तो 1/10⁻³ दैट मीन्स 1000 आएगा, क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा हमने निकाला तो इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। सो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेडियन पर सेकेंड, कह सकते हैं ओमेगा नॉट 1/2 ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 2πf। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी f0 निकालना हो तो ओमेगा नॉट अपॉन 2π से भी निकाल सकते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये भी है, ये भी लिख दोगे 1000/2π। तो ये आ गया f0 500/π हर्ट्ज। ठीक है, तो ये f0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। देन आपसे क्या पूछा है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की वैल्यू क्या होती है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, बैंडविड्थ BW बैंडविड्थ। इसको आपने डिराइव भी किया था, बैंडविड्थ को 2Δω से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है R/L। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला 2Δω से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू होती है R/L। तो R/L तो हम निकाल सकते हैं बैंडविड्थ के लिए, बैंडविड्थ R/L। R कितना दे दिया 100 ओम, लिख दिया 100। L कितना दे दिया 1 मिली, L कितना है 1 मिली हेनरी। ठीक है, तो 1 × 10⁻³ तो बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी 10⁵ हर्ट्ज। ठीक है, बैंडविड्थ होती है डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज को डिफरेंस को बैंडविड्थ कहते हैं। इसकी वैल्यू आती है R/L। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, इन LR सर्किट ड्रॉ फेजर डायग्राम। ये आपको दिया है फेजर डायग्राम आपको बोला है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। LR सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। अब फेजर डायग्राम के लिए देखो आप, R सर्किट होगा तो यहाँ पर आपको मिल गया VR। ठीक है, जहाँ वोल्टेज का रेजिस्टेंस होता है वहीं पर करंट I और VR दोनों सेम फेज में होते हैं। तो करंट और VR मैंने यहाँ पर सेम फेज में होते हैं तो मैंने इनको x एक्स पे ड्रॉ कर दिया। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे ड्रॉ करना है VL। फेजर डायग्राम में आपको किस किस का डायग्राम बनाना है, VL का, VR का एंड I का, इनका डायग्राम बनाना है और साथ में आप नेट वोल्टेज का डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ VR हो गया, I हो गया। ये जो VL होता है ये I से लैग बिहाइंड करता है कि लीड करता है। I मतलब करंट की बात करें अगर तो L में करंट लीड करता है या लैग करता है, इसको आपको पता होगा। I जो है L में मतलब इंडक्टेंस में या कॉइल में करंट जो है लैग करता है। ठीक है, L अल्फ़ाबेटिकली मैंने आपको बताया था C और L दो कंपोनेंट होते हैं। C अल्फ़ाबेटिकली आगे आता है तो उसमें करंट आगे होता है, लीड करता है। L अल्फ़ाबेटिकली पीछे आता है तो करंट लैग करता है। ठीक है, तो करंट लैग करता है इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा।
करंट लैग करने का मतलब वोल्टेज लीड करेगा, तो वोल्टेज जो आएगा VL वो यहाँ पर आएगा, ये आ गया VL। ठीक है, तो VL यहाँ ड्रॉ करेंगे तो VL को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये हो गया VL। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज का अगर डायग्राम बनाना है तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यह आएगा रिजल्टेंट वोल्टेज, ये है V। ठीक है, V जो होगा इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो VR² प्लस VL²। V की वैल्यू जो होती है VR² प्लस VL² होती है। ठीक है, V हम निकालते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ VR² प्लस VL²। और इसी डायग्राम से हम फेज भी निकाल सकते हैं, ये फेज है फाई। ठीक है, तो फेज क्या होगा, फाई होगा, वो भी हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। करंट देखो आप, करंट नेट वोल्टेज से लैग बिहाइंड कर रहा है कितने फेज से, फाई से। सो इट इज फेजर डायग्राम ऑफ LR सर्किट। अब बोला है ड्रॉ द इम्पीडेंस डायग्राम, इसमें आपको इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू आपको पता है, इसमें इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है, या इम्पीडेंस डायग्राम नॉर्मली हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्किट का। तो इम्पीडेंस डायग्राम कुछ इस तरह से आता है, देखो ये Z इम्पीडेंस है और यहाँ पे हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रखते हैं Z के साथ, ये हमने फ्रीक्वेंसी को रख दिया X एक्सिस पर। ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तब Z ज़्यादा होता है, इस तरह से ग्राफ बनता है इम्पीडेंस ग्राफ। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी पे Z की वैल्यू मिनिमम होगी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और Z जो मिनिमम होगा, इस मिनिमम Z को बोलते हैं R। Z मिनिमम क्या होगा, R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। सो इट इज कॉल्ड इम्पीडेंस डायग्राम, राइट। नेक्स्ट देखो अगला, V इक्वल्स टू 200 sin 100 pi t, द सोर्स ऑफ 10 ohm volts is connected to 100 ohm resistance। सोर्स ऑफ 10 वोल्ट होगा, 10 ओम नहीं है, लेट मी चेक। 8th क्वेश्चन दे रखा है आपको, V इक्वल्स टू 200 sin 100 pi t, द सोर्स इज कनेक्टेड टू 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, द सोर्स इज कनेक्टेड टू 10 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से इसको तो हटा देते हैं, सोर्स इज कनेक्टेड टू 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइंड VRMS IRMS। अब आपके पास ये वोल्टेज सोर्स जो है उसकी इक्वेशन दे दी, मतलब वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, इसको 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो VRMS IRMS क्या होगा पूछा है आपसे। अब 10 ओम से कनेक्ट करेंगे तो करंट निकाल सकते हैं, बट वोल्टेज VRMS तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। VRMS इक्वल्स टू होता है V0/√2। V0/√2 यहाँ आप लिख सकते हो 0.707 V0। ठीक है, मतलब V0 का 70% अप्रॉक्स 70% होता है, तो इसको निकाल सकते हैं 0.707 इंटू V0। V0 कितना है, पीक वैल्यू होती है 200। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 200 और 0.707 तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 141.4 वोल्ट। ठीक है, तो 141.4 वोल्ट होगा VRMS। ये होता है RMS वैल्यू जो होती है 70% पीक वोल्टेज की। IRMS क्या आएगा, IRMS निकाल सकते हैं। IRMS इक्वल्स टू होगा IRMS VRMS अपॉन R से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास VRMS है तो VRMS में सीधा रेजिस्टेंस को डिवाइड करके आप IRMS निकाल सकते हो। तो हमें VRMS की वैल्यू पता है, VRMS कितना है 141.4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया 10 ओम। ठीक है, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 14.14 एम्पियर। करंट आएगा 14.14, EMF होगा 141.4। करेक्ट। अगला देखो नेक्स्ट, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट, राइट द यूज ऑफ इट। ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है तो इसके लिए कह सकते हैं हम ट्रांसफॉर्मर इट इज बेस्ड अपॉन
म्यूचुअल इंडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल इसका, इट इज बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो किस प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर। देन राइट द यूज ऑफ इट, तो ट्रांसफार्मर का यूज क्या है? यूज आप लिखोगे, इट इज यूज टू रेगुलेट, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, alternating voltage and current. It is used to regulate alternating voltage and current at constant frequency. frequency कभी नहीं बदलती ट्रांसफार्मर में, at constant frequency. constant frequency पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को और करंट को रेगुलेट करता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने में यूज होता है। इट इज प्रिंसिपल एंड इट इज यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। एक मार्क इसका है केवल म्यूचुअल इंडक्शन लिखने का, और एक मार्क इसके यूज का या डेफिनेशन लिखने का। नेक्स्ट देखो, डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट आ रहा है वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन है। सेकंड पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट है। वर्क फंक्शन देखो, द मिनिमम वर्क फंक्शन के लिए वर्क फंक्शन आ रहा है हमारे पास। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन ये रही, ए वर्क फंक्शन फर्स्ट है, द वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द लीस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सरफेस। मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन लीस्ट टाइटली बाउंड है, कम से कम बंधा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, और सेकेंड आपसे बोला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी which can eject the photoelectrons is called threshold frequency. ठीक है, the minimum frequency which can eject the photoelectrons is called threshold frequency. तो फोटोन की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर सकता है, एमिट कर सकता है मेटल सरफेस से, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पहले भी आया था, दोबारा आता है, अलग दोबारा केस में आ गया, वन लाइन में भी आया था, वापस आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, by defining the stopping potential, draw a curve between stopping potential and the frequency of incident light. हमें सबसे पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो। नाम ही इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा और करंट को क्या कर देगा? जीरो कर देगा, करंट को जीरो कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए कौन सा पोटेंशियल चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ही नेगेटिव को रिपेल कर सकता है। नेगेटिव पोटेंशियल लगाते ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है और एक सर्टेन वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन सारे रुक जाते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए इसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट में काम आता है। पॉजिटिव पोटेंशियल रखोगे तो करंट आपका इंक्रीज होता है, बट नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है। सो उस नेगेटिव पोटेंशियल को, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे करंट पहली बार जीरो हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आपसे बोला है ड्रॉ अ कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाता हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराएंगे हम, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी से निकलेंगे, तो स्टॉप करने के लिए उतना ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट लिख दिया मैंने, और ये है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मैं बात करूं सबसे पहले 0 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो चाहिए ही नहीं, पता है आपको। बट फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत भी है, थोड़ी बहुत भी फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए नहीं चाहिए, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा ही नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा ही नहीं। ठीक है, तो जब कब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड नहीं होगा? जब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन एमिट कब तक नहीं होता है? जब तक फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंचेगी। तो 0 से लेकर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, तो नो नीड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर पहुंचे, अब यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे
स्टॉपिंग पोटेंशियल अब बढ़ेगा, अब बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट इनिशियली ग्राफ यहाँ पर आपको नहीं बनाना है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका 2 मार्क्स का, एक ग्राफ का, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ लाइट ऑफ 3 × 10⁻⁷ वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन। ठीक है, अब आप देखो सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। हमें जो वर्क फंक्शन पता होता है फाई नॉट इक्वल्स टू होता है एच न्यू नॉट। तो अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए म्यू नॉट, तो ये आएगा वर्क फंक्शन फाई नॉट अपॉन एच से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना दिया है? वर्क फंक्शन दिया है 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, अब 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एच की वैल्यू जो हमने लिखी 6.6 से, ये जूल में होती है। ऊपर आपने लिखा इलेक्ट्रॉन के जो वर्क फंक्शन लिखा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, तो दोनों की यूनिट जूल में होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करोगे? जूल में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया जूल में, और ये भी आपका जूल में होता है। ठीक है, तो जूल सेकेंड इसकी यूनिट होती है, जूल ये आ गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अब हम निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। आपके पास ऊपर दे रखा है 3.31 इंटू 1.6, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे आप 6.6 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.80। ठीक है, अब जीरो की बात करें तो आपने 34 माइनस में है, ऊपर -19 है, तो हम यहाँ से 34 में से 19 आप कैंसिल कर दो, तो 15 जीरो माइनस में बच जाते हैं। -15 -19 कैंसिल होगा तो -15 बचेगा, 10⁻⁻15 जो आप ऊपर लेके आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻+15। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो आप 80। ठीक है, 80 इंटू 10⁻, कितने हो गए? 2 जीरो हमने काम में ले लिए, तो 800 कर लो इंटू 10⁻12, 800 इंटू 10⁻12 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी रहेगी। अब बोला है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटोन, जो फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं जिनकी वेवलेंथ गिवन है, इस वेवलेंथ की आपको एनर्जी, फोटोन्स की एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है hc/λ। ठीक है, h आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34। c लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक हुई? 3 इंटू 10⁻⁻7 की। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर दो, एनर्जी ऑफ द फोटोन निकल जाएगा, -7 है, ये आप कैंसिल कर दो -7, तो -7 कैंसिल करोगे तो -27 बचेगा, और 27 में से 8 कम कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द फोटोन आ गई 6.6 इंटू 10⁻27 में से 8 कम करो तो -19 जूल। 6.6 इंटू 10⁻19 जूल, इट इज़ एनर्जी ऑफ फोटोन, लाइट फोटोन जो स्ट्राइक होते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखो अगला, फाइंड द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम रेडिएशन ऑफ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम रेडिएशंस ऑफ 3000 एंड 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। अब इसमें आपसे क्या पूछा है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन जो हम गिरा रहे हैं उनकी 3000 और 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के हम यहाँ पर फोटोन्स गिराते हैं। ठीक है, तो इन रेडिएशंस के गिरने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिफरेंस आपसे पूछा है, उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिफरेंस आपसे पूछा है, निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पता होनी चाहिए।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आएगा तो कैसे आएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन से आता है। वर्क फंक्शन आपका इसमें गिवन नहीं है, बट ये अपन 3000 एंगस्ट्रॉम के रेशियो से हम निकाल लेंगे। डिफरेंस इन काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, रेडिएशन 3000 और 6000 की हमारे पास है। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको चाहिए तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? hc अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट एनर्जी हम निकालें, काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे फर्स्ट की, तो ये फर्स्ट आ जाएगा ke1 और यहाँ पे लैम्डा 1 आएगा। ठीक है, उसी पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं वापस से नेक्स्ट एनर्जी, तो नेक्स्ट एनर्जी आएगी ke2, बट हम स्ट्राइक करा रहे हैं लैम्डा 2 अब के, लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा है आपसे, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है, मतलब ke1 माइनस ke2, ke1 फर्स्ट एनर्जी माइनस ke2 सेकेंड टाइम्स जो एनर्जी होगी फोटोन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की सॉरी, उसका आपको डिफरेंस निकालना है। तो इन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लें, दो इक्वेशन आपने बनाई, 1 माइनस 2 कर लेते हैं। तो 1 के लिए कितना है? 1 के लिए है hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। ये तो ke1 की वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस करना है इसमें से hc अपॉन लैम्डा 2, और माइनस करोगे तो प्लस फाई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क फंक्शन दिया हुआ भी नहीं था, और यहाँ पर डिफरेंस में वर्क फंक्शन कैंसिल भी हो जाएगा। राइट, अब हमें डिफरेंस निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाएगा hc, और यहाँ पर होगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। ठीक है, अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दे रखा है 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, और hc की वैल्यू आपको पता ही है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, c की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 टू पावर 8, और 1 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 1 जो आएगा 3000 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 10, और ये होगा 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ठीक है, इस तरह से आया। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं -7, बाकी 1 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 6, ये 10 टू पावर माइनस 7 जो है दोनों का, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6, और 10 टू पावर माइनस 7 मैंने बाहर कॉमन ले दी। ठीक है, अब बाहर कॉमन ले लिया, तो ये 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6 तो हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 एलसीएम आने के बाद यहाँ पे 2 आएगा -1, तो 2 माइनस 1 1, 1/6 बचेगा। 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6 क्या होता है? 1/6, ये तो आ जाएगा। और यहाँ पर हम कैंसिल करें तो -7 है, 34 से कैंसिल करोगे तो -27 बचेगा, -27, और -27 से 8 प्लस का है तो माइनस कर दें, तो ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी हमारे पास डिफरेंस की, वो आ जाएगा 6.6, ठीक है, इंटू 3, राइट, इंटू -27 में से 8 माइनस कर दो तो -19 बचेगा, 10 टू पावर -19, नीचे वाले 0 तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पर इंटू में 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6 मैंने बताया, एलसीएम लिया 6 तो आएगा 1 अपॉन 6 बचेगा। तो 3 इंटू 1 अपॉन 6 तो ये हो गया, 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और 2 6.6 में डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 3.3 इंटू 10 टू पावर -19 जूल, ये आंसर है 3.3 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। तो ये आएगा डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम रेडिएशंस 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 6000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखो आगे, ड्रॉ नॉमिनल ड्राइंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पर रिएक्टर का डायग्राम बनाने को बोला है, तो रिएक्टर के पार्ट्स भी आपको ड्रॉ करने हैं इसमें। तो रिएक्टर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? मेन पार्ट्स आप देखो, सबसे जो आप नॉमिनल मतलब आपको लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है। ये रॉड्स जो बनाई है मैंने, ये यूरेनियम है, यूरेनियम रॉड्स, ठीक है।
तो ये यूरेनियम रॉड्स हैं, और ये जो रॉड्स हैं आपकी, ये कंट्रोलिंग रॉड्स हैं। कंट्रोल करने वाली रॉड्स है, कंट्रोलिंग रॉड्स, ठीक है। और यहां से ये जो पार्ट हम ले रहे हैं, इसमें आप कूलेंट का यूज करते हो। कूलेंट जो रिएक्टर की हीट को बाहर लेके आता है, कूलेंट है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, ये वाला यूरेनियम के साथ में, ये है मॉडरेटर, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है, ठीक है। तो मेन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले। और एक होता है आपके पास ये रिएक्टर के पास जो शील्डिंग मटेरियल, ये वाला, ये क्या है, शील्डिंग मटेरियल, ठीक है। तो रिएक्टर के मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है फ्यूल, जो होता है यूरेनियम रॉड्स। सेकंड होता है कंट्रोलिंग रॉड्स, जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं। फिर होता है आपके पास मॉडरेटर, जो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करता है ताकि न्यूट्रॉन्स निकलने वाले न्यूट्रॉन्स रिएक्टर में ही रहें, बाहर ना जाएं। पूरा रिएक्टर कवर्ड होता है शील्डिंग मटेरियल से, आरसीसी कंक्रीट वाली मटेरियल से, ताकि हार्मफुल रेडिएशन बाहर ना आए। और ये रिएक्टर हीट जनरेट करता है, तो हीट को बाहर लेके आता है कूलेंट, और कूलेंट से निकलने वाली हीट को हम आगे टरबाइंस में यूज करते हैं, ठीक है। इट इज लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। नॉमिनल ना कह के इसको लेवल डायग्राम कहेंगे, लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर।